सोनम वांगचुक, ये नाम सुनते ही थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू की याद आती है ना? एक इनोवेटर, एक शिक्षा सुधारक। लेकिन आज उन्हीं को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो नायक हैं या खलनायक? एक तरफ उन्हें हिमालय को बचाने वाला हीरो बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश के लिए खतरा। और हाल ही में उनकी गिरफ्तारी ने इस बहस को और भी हवा दे दी है। देखिए, सोनम वांगचुक की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। यही इस मामले की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ वो हैं जिन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए अनोखे स्कूल बनाए, पानी की समस्या से लड़ने के लिए बर्फ के स्तूप बना दिए, और दूसरी तरफ उन पर आरोप हैं कि वो हिंसा भड़का रहे हैं, विदेशी पैसों पर आंदोलन चला रहे हैं और तो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। तो सवाल यही है कि इन दो कहानियों में से असली कहानी कौन सी है? आखिर सच क्या है? असली सोनम वांगचुक कौन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और मामले की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जिसने सोनम वांगचुक को दुनिया भर में पहचान दिलाई, मतलब उनके हीरो बनने की कहानी। तो देखिए, वांगचुक की पहचान बनी उनके जबरदस्त कामों से। उन्होंने SEMO नाम का एक स्कूल शुरू किया जो उन बच्चों के लिए था जो सिस्टम में फेल हो रहे थे। इंजीनियरिंग के बाद 1988 में वांगचुक ने लद्दाख लौटकर सेकमोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम से एक स्कूल शुरू किया। इसका मकसद था लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के तहत सुधारना। यहाँ स्टूडेंट्स को किताबों से ही नहीं बल्कि काम करके भी सिखाया जाता था। फिर उनका आइस स्टूपा वाला आइडिया आया। सोचिए, सर्दियों की बर्फ को जमाकर गर्मियों के लिए पानी का जुगाड़ करना, कमाल है। अब अगर ऊंचाई के इलाकों में बनाएं तो गांव के लोगों के लिए मुश्किल पड़ता था उसे बनाने के लिए जाना, क्योंकि बर्फ़ में ढके हुए वादियों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो इन मुश्किलातों को देखते हुए 7-8 साल पहले हमने नॉरफेल जी के समस्याओं को सुलझाने के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया और इसका नाम दिया गया आइस स्तूपर्स, क्योंकि ये स्तूपर्स से मिलते जुलते थे। वो क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी आवाज बने और 2019 में तो उन्होंने बॉयकॉट चाइना कैंपेन को भी सपोर्ट किया था। अब इस पूरे मामले पर खुद सोनम वांगचुक क्या कहते हैं? उनका साफ कहना है कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। वो कहते हैं, मेरी मांगे पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संविधान के दायरे में हैं। तो ये थी एक साइड की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो गंभीर आरोप जो अधिकारियों ने सोनम वांगचुक पर लगाए हैं। अधिकारियों का मानना है कि वांगचुक ने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग जैसी क्रांतियों का जिक्र करके युवाओं को भड़काया। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। उन पर पाकिस्तान के डॉन अखबार के एक इवेंट में जाने का भी आरोप है। हालांकि वांगचुक की तरफ से कहा गया कि वो इस्लामाबाद में UN के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। और रही बात विदेशी फंडिंग की, तो उनका कहना है कि ये सब आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। और इन आरोपों का नतीजा क्या हुआ? सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब NSA लगना ही अपने आप में बताता है कि ये मामला कितना गंभीर माना जा रहा है। देखिए, मेरी अभी तक की जो नॉलेज है, 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं जो जेल में हैं। उसमें से 5-6 जो हैं, जो मेन रिंग लीडर्स हैं, वो पकड़े गए। और ऑब्वियसली सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने NSA के। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आखिर ये पूरा संघर्ष शुरू कहां से हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2019 में जाना होगा और उन 4 मांगों को समझना होगा जो इस पूरे विरोध की जड़ हैं। तो देखिए, 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिसे आर्टिकल 370 के तहत कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन बिना विधानसभा के। शुरू में तो कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, पर जल्द ही यह एहसास होने लगा कि अब तो दिल्ली से उनकी दूरी और भी बढ़ गई है। अब ये विरोध इतना गहरा क्यों है, ये समझने के लिए ये आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। लद्दाख की लगभग 97% आबादी आदिवासी यानी ट्राइबल है
और इसीलिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने की मांग इस पूरे आंदोलन के दिल में है। और इसी पहचान को बचाने के लिए उनकी सबसे बड़ी मांग है छठी अनुसूची, यानी 6th शेड्यूल में शामिल होना। अब ये क्या है? इसे आप आदिवासी इलाकों के लिए एक संवैधानिक कवच की तरह समझ सकते हैं। यह स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, जंगल और नौकरियों पर ज्यादा कंट्रोल देता है ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। दूसरी महत्वपूर्ण डिमांड जिस पे ज्यादा मसला चल रहा है वह है 6th शेड्यूल में शामिल होने की डिमांड। 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल कोई नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ पहले भी 4 कम से कम राज्य इस समय ऐसे हैं, मसलन मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, जहां पर 6th शेड्यूल में इन राज्यों को रखा गया है। 6th शेड्यूल का संबंध जो लोग संविधान पढ़ते हैं वे जानते हैं कि आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) से जुड़ा हुआ है, जो कुल मिलाकर राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है अपने यहाँ की जो अनुसूचित जनजाति, जो उनके यहाँ के जो आदिवासी जो जनता है, उसकी के विशेष सहायता के लिए, संरक्षण के लिए, मसलन जमीन पर उनका हक होना। ऐसा नहीं है कि बाहर से बहुत सारे लोग आकर बस जाएं और आदिवासी जो हैं वे अपने ही क्षेत्र में अपरिचित हो जाएं, डेमोग्राफिक बदल जाए। तो इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में पहले से 6th शेड्यूल का लाभ मिल रहा है। और चूंकि 90% से ज्यादा लद्दाख की जो जनसंख्या है वह ट्राइबल है, इसलिए लद्दाख मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइबल है उनके लिए एकदम न्यायपूर्ण है कि वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी 6th शेड्यूल में रखा जाए। ये तो प्रमुख मांगे हैं 4 मांगों में से, जिनमें से जैसा कहा कि एक तो स्टेटहुड चाहिए और दूसरा 6th शेड्यूल चाहिए। और बात सिर्फ पहचान की नहीं है, इसमें आर्थिक चिंताएं भी हैं। लद्दाख में बेरोजगारी दर 26.5% है, जो देश की औसत 13.4% से लगभग दोगुनी है। इससे लोगों में यह डर बैठ गया है कि कहीं बाहरी लोग आकर उनकी नौकरियां और जमीनें न ले लें। तो कुल मिलाकर ये 4 बड़ी मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, स्थानीय नौकरियों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बने और संसद में लद्दाख के लिए 2 सीटें हों ताकि उनकी आवाज ज्यादा मजबूती से सुनी जा सके। तो ये तो थी मांगे, लेकिन एक शांतिपूर्ण आंदोलन आखिर हिंसा, गिरफ्तारी और एक दुखद मोड़ तक कैसे पहुंच गया? चलिए अब उस घटनाक्रम को देखते हैं। कहानी शुरू हुई 10 सितंबर को, जब वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। लेकिन हालात 23 सितंबर को बिगड़े, जब 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत खराब हो गई। इसके अगले ही दिन 24 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक हो गए, आगजनी हुई और इसके ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर को वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस हिंसा की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 4 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें आम लोग और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल थे। तो आज हम कहां आके खड़े हैं? लद्दाख का भविष्य क्या है? और इस पूरे संघर्ष का मतलब सिर्फ लद्दाख के लिए है या इससे भी कहीं बड़ा है? फिलहाल तो स्थिति एक डेडलॉक वाली है। सरकार नौकरियों और संसदीय सीटों जैसी मांगों पर बात करने को राजी है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी 2 मुख्य मांगों, पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची, पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और ये मामला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। भारत में आदिवासी आबादी के अधिकारों का क्या होगा? एक ऐसे सीमावर्ती इलाके में पर्यावरण को कैसे बचाया जाएगा जो इतना नाजुक है? और सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा और विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनेगा? तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद सोनम वांगचुक आखिर है कौन? क्या वो अपने लोगों के हक के लिए लड़ने वाले हीरो हैं या एक ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने कानून की हदें पार कर दी? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। इस कहानी में कौन हीरो है और कौन विलन, ये तय करना अब आपके विवेक पर है।